ठीक है। तो ये प्रोग्राम था ऑपरेटर्स का। तो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर्स में डिफरेंस क्या क्या होता है, ठीक है। ये नोट कर लिया था, ये प्रोग्राम दिख रहा है स्क्रीन? एक सेकेंड, अब दिखाई देगी आपको स्क्रीन, ठीक है। सो विजिबल है स्क्रीन, क्लियर? ये प्रोग्राम देख लिया था? हेलो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसको हटा दें। हेलो, हेलो, हाँ हो गया, हटा दें इसको फिर? ठीक है, ठीक है, प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। तो इसको रिमूव कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। फिर एक वेरिएबल लेते हैं, उसकी वैल्यू है 3, ए है, ए की वैल्यू है 3, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करें, अगर ए को प्रिंट करवा दें, और फिर ए की वैल्यू अगर हम रीअसाइन कर दें, और अगर इसका आउटपुट अगर हम देखें जा करके रन करके, तो दिख रहा है पहले 3 है फिर 5 है। मतलब अगर यहाँ /n लगा दें, फिर से कंपाइल करें, फिर से इसको रन करें, दिख रहा है पहले ए की वैल्यू 3 है, फिर ए की वैल्यू 5 है, ठीक है, क्लियर? तो ए जो है वो क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू जो है वो वैरी कर सकती है। मतलब पहले कंप्यूटर में ए की वैल्यू 3 असाइन हुई, फिर जैसे ही आपने उसको 5 असाइन किया, 3 वाली जो वैल्यू थी वो ओवरराइड हो गई। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कंपाइलर जो है सी का या किसी भी लैंग्वेज का, वो हमेशा सबसे लोकल वैल्यू को प्रेफरेंस देता है। जैसे जो लास्ट में मैंने ए लिखा हुआ है, इसको ये वाला जो वैल्यू है इसको प्रेफरेंस मिल रहा है, ना कि ये वैल्यू को जो हमने पहले दिया था, ठीक है, क्लियर? हेलो, हेलो, क्लियर हो गया ना? तो ये चीज़ समझ में आ गई ना कि सबसे लोकल वैल्यू को प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। अभी इस चीज़ का जो यूजेज है हम आगे भी देखेंगे प्रोग्राम में, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अभी हम देखते हैं एक दूसरा जो डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट एफ। सपोज़ मैं इसको एक वैल्यू आउट असाइन कर दूं 42.345555, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करवा दूं, तो फ्लोट को प्रिंट कराने के लिए %f यूज़ किया जाता है। इसके आगे लिख भी देते हैं फ्लोट वैल्यू, और कॉमा करके अगर हम इसको डिस्प्ले करवा दें, और F2 करके इसको हम सेव कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंपाइल करते हैं उसको, फिर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो दिख रहा है इसका आउटपुट आ रहा है 42.34555554, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक आए, मतलब 42.34 चाहिए, उसके बाद का हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कैसे कर सकते हैं, जहाँ हम %f लिख रहे हैं, यहाँ पर हम %.2f लिख सकते हैं। मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, 0.2 का मतलब है कि डेसिमल, और उसके बाद के 2 प्लेसेस तक की वैल्यू चाहिए हमको। तो अगर अब हम देखें करके,
तो दिख रहा है, सिर्फ अगले 2 प्लेसेस तक की वैल्यू ही आ रही है, समझ में? हाँ हाँ, मतलब जैसे देखा होगा ना मैथ्स के उसमें पेपर में आता है, या कंप्यूटर्स में, मैथ्स के पेपर में ज़्यादातर देखा होगा इस चीज़ को, कि मैथ्स में जब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वो ये लिख देते हैं साफ साफ कि मुझे सिर्फ आंसर जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। मतलब अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो जो उसका आउटपुट आ रहा है अगर वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है तो आप वहाँ तक रुक सकते हो, उसके बाद का नहीं चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको आप डिवाइड करिए और फिर वो नंबर बार बार रिपीट होने लगता है, जैसे 42.555555 ऐसे आता चला जाता है, ठीक है। या सपोज़ आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें जो कैलकुलेशन है वो आप प्राइस का कर रहे हैं, तो प्राइस के केस में क्या होता है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो पैसा होता है, तीसरा डेसिमल प्लेस पे जैसे वैल्यू पहुंचेगी वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। लास्ट पैसा क्या हो सकता है 0.99, जैसे ही 100 हुआ वो क्या हो जाएगा 1 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप बिग बाज़ार, स्पेंसर्स, यहाँ सब जाते हैं तो जो बिल मिलता है आपको, बिल पे देखिए हमेशा 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू होती है, चाहे आपका अमाउंट 42 ही क्यों ना हो। क्लियर, समझ में? हेलो, हाँ, तो ये समझ में आया ना क्या हो रहा है। तो यहाँ आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको, मतलब जहाँ तक भी देना चाहें, 2 डेसिमल देना चाहें आप, अगर आप चाहते हैं 1 डेसिमल प्लेस तक आए तो 1 भी कर सकते हैं, 0.1f भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कंपाइल करेंगे, उसको रन कर लेंगे, दिख रहा है सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आ रही है, समझ में? हेलो, हाँ, क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इफ़ देन एल्स का यूजेज। तो यहाँ पर एक ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो हम क्या करते हैं, एक हमने वेरिएबल ले लिया, उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 2, ठीक है। फिर हमने क्या किया, CLR SCR कर लिया, क्लियर कर दिया स्क्रीन को। और उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, इफ़ देन एल्स की तरह काम करता है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या होती है, कंडीशन होती है। तो यहाँ नाम सुना है कभी टर्नरी ऑपरेटर का? क्या करता है काम? हाँ, एक कंडीशन तक तो चलता है, ये एक ही बार चलता है, मतलब ये 1 लाइन स्टेटमेंट की तरह यूज़ होता है। यहाँ पर आप कोई भी एक कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि उसका आउटपुट ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, ए को मॉड कर दिया 2 से, अगर वो 0 है तो यहाँ पर लगाया जाता है क्वेश्चन मार्क, बाहर क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इसका जो सिंटैक्स है, मैं एक बार सिंटैक्स लिख के आपको बता देता हूँ, जिसके बाद फिर आप थोड़ा समझने लगेगा, ठीक है। तो इसका जो सिंटैक्स है लिखा जाता है, सबसे पहले होता है कंडीशन, इसके बाद लगता है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद जो भी अगर ट्रू है तो यहाँ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो यहाँ पे लिखा होगा, इसके बाद कोलन होता है, कोलन के बाद अगर फॉल्स हुआ, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन सही होगी, और ये वाला जो स्टेटमेंट है वो तब एग्जीक्यूट होगा जब ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है, या तो कंडीशन ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसका सिंटैक्स है, आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं, बाकी वीडियो में तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो जब मैं सेंड करूँगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम यूजेज में देखें, इसके वापस आ करके और इंटर करें तो बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे और हम printf यहाँ पर चलाएंगे,
और लिखेंगे इवन नंबर और फिर लगाएंगे कोलन, फिर लिखेंगे एंटर, फिर लिखेंगे नंबर, क्लोज कर देंगे, सेव कर देंगे। इसके बाद हम चाहें तो बी की वैल्यू को भी डिस्प्ले करा सकते हैं, %d बी, ऑल्ट F9, 2 एरर्स, एक्सप्रेशन सिंटैक्स, a is assigned a value that is never used। तो a को यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं %d, यहाँ भी लिख देते हैं %d, तो एरर बता रहा है फॉलोइंग दिस। देते हैं कंट्रोल 9, ठीक है। तो आउटपुट आ रहा है 2 और 8, ठीक है। यहाँ चला देते हैं /n ताकि ये आउटपुट अलग है, यहाँ भी चला देते हैं /n और यहाँ भी चला देते हैं /n। और इसको कंपाइल कर लेते हैं, वापस रन करते हैं, ठीक है। तो 2 आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, तो सही आ रहा है। बी में गार्बेज वैल्यू आ रही है, ठीक है। बी में जो वैल्यू आ रही है इसको कहते हैं गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू मतलब क्या होता है? हेलो, गार्बेज वैल्यू मतलब क्या होता है? हाँ, गार्बेज वैल्यू मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब जो स्टोर्ड हो वैल्यू बफर में, मतलब जब आपका आउटपुट सही नहीं आएगा तो मेमोरी में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको उठा लेगा, ठीक है। तो बी में जो वैल्यू आ रही है वो गार्बेज वैल्यू आ रही है, लेकिन जो हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर का स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं जो कि 0 के बराबर आएगा रिमाइंडर, ठीक है। मैंने बताया था अभी कि मॉड ऑपरेटर क्या स्टोर करता है, रिमाइंडर को स्टोर करता है। तो जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो इसका मतलब कि a mod 2 अगर कर रहे हैं तो 0 = 0 करेक्ट हो जा रहा है स्टेटमेंट। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है printf इवन नंबर और a की वैल्यू वो काम कर रही है क्योंकि कंडीशन हमारी सही है, ठीक है। अगर यही नंबर 3 होता तो इवन वाला मतलब ऑड वाला एग्जीक्यूट हो जाता, मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता। क्लियर? हेलो, तो ये समझ में आ गया, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ समझ में आ गया। 1 लाइन स्टेटमेंट होता है ये। आप एक कंडीशन चेक करने के लिए, एक लाइन में स्टेटमेंट को चेक करने के लिए, सिंगल कंडीशन को चेक करने के लिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर नया प्रोग्राम बनाते हैं।
इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम क्या चेक करते हैं, सपोज़ ए है एक वेरिएबल, एक बी है, हम ये चेक करना है हमें कि इनमें से ग्रेटर कौन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यूज़र से, उसके बाद क्या करते हैं, यूज़र से दो वैल्यूज़ इनपुट ले लेते हैं, ए और बी। यूज़र ने दो वैल्यूज़ इनपुट दे दी और अब कंडीशन में आके चेक करा लेते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ग्रेटेस्ट नंबर ए इज़ ग्रेटेस्ट नंबर और इक्वल %d, और फिर उस वेरिएबल को डिस्प्ले कर लेंगे जिसके अंदर वैल्यू। सेकंड कंडीशन बनेगी एल्स की, b इज ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू %d फ्रॉम b। ठीक है, तो इफ़ और एल्स कैसे काम करता है, इसका भी सिंटैक्स है। इफ़, मैं एक बार सिंटैक्स बता देता हूँ, फिर इस पर काम करते हैं। तो इफ़ का जो सिंटैक्स है, इफ़ का जो सिंटैक्स है वो ये है, इफ़ फिर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, मतलब n नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, जितने भी लाइन लिखने चाहें, लेकिन ये एग्जीक्यूट तभी होंगे जब कंडीशन ट्रू होगी। फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे, फिर एल्स ब्लॉक लिखा जाता है। एल्स ब्लॉक के अंदर भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये तब एग्जीक्यूट होंगे जब कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, सिंटैक्स याद रखिएगा, इफ़ में जो कंडीशन है वो अगर ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपने प्रोग्राम को देखें हम, तो हमारा प्रोग्राम भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो हमने क्या कर रखा है, ए और बी दो वेरिएबल यूज़र से इनपुट करवाया है। यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा उसके अकॉर्डिंग कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि क्या होता है। सपोज़ ए की वैल्यू मैंने दे दी 12 और बी की वैल्यू दे दी मैंने 13। गेट ch नहीं लगे होने की वजह से प्रोग्राम आउटपुट स्क्रीन पे बाहर आ गया है। ठीक है, वैसे हम चाहें तो एक हमारे पास तरीका है, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। अगर आप Alt F5 प्रेस करते हैं, Alt अल्टरनेट की जो की होती है और प्लस F5 एक साथ, तो आप जो पिछली स्क्रीन है उसका आउटपुट देख सकते हैं, अगर गेट ch नहीं है तब भी। तो मैं Alt F5 कर रहा हूँ तो देखिए पिछली स्क्रीन मुझे दिख रही है, दिख रहा है, यही डाला था ना हमने 12 और 13, कंडीशन चेक हो गई। ठीक है, तो 13 12 से बड़ा है, मतलब ए की वैल्यू से बड़ी है बी की वैल्यू, तो इसका मतलब इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, तो आउटपुट आ गया है बी इज़ ग्रेटेस्ट नंबर, दैट इज़ 13। क्लियर? हेलो, हाँ हेलो,
ठीक है, ये दिख गया। अगर यही अभी 3 वेरिएबल्स के लिए बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें? सपोज़ हमारे पास ए बी सी और 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों में हमको चेक करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो कैसे चेक करेंगे? हेलो, हेलो, क्या चीज़? अच्छा चलो बता रहा हूँ। बाकी सेकंड दूसरा कौन है? ये कौन बोल रहा था अभी, ऋषभ या फिर ऋषभ? अच्छा सेकंड, सेकंड कौन है इस समय? रितेश। हेलो रितेश, कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो मैं बता देता हूँ, इस प्रोग्राम को बता देता हूँ फिर उसके बाद। तो क्या करते हैं कि एक थर्ड वेरिएबल और ले लेते हैं और यूज़र से अब ये कह देते हैं कि ए बी, ए कॉमा बी एंड सी, 3 वेरिएबल्स आपको इनपुट कराने हैं। यहाँ पर एक बार और स्लैश एन लगा करके यहाँ पर एक और एक्सेसिफायर दे देते हैं और यहाँ पर कॉमा लगा करके एक और इनपुट मांग लेते हैं यूज़र से, ठीक है। अब क्या है, हर बार 2-2 कंडीशंस बन जाएंगी, मतलब अब आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस रखनी पड़ेगी। कैसे रखना पड़ेगा? अब ए को बी से और सी से दोनों से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए बीच में एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। एंड ऑपरेटर डबल एम्परसेंट साइन एक साथ लगा दिया जाता है तो एंड ऑपरेटर हो जाता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है कि पहली और दूसरी कंडीशन दोनों सही है कि नहीं। अगर कोई एक भी नहीं सही होगी, कोई एक भी अगर गलत हो गई तो वो एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, ठीक है। तो हमारी पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड, अब हमारे पास कंडीशंस 1 2 3 हो गई, 3 बार कंडीशन हो गई। तो इफ़ और एल्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इफ़ और एल्स सिर्फ 2 ही चीज़ों के लिए चेक किया जा सकता है, या तो पहली सही हो या तो दूसरी सही हो। तो इसलिए मुझे एल्स हटाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इफ़ पढ़ा हुआ है, इफ़ स्टेटमेंट, तो हम सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो हमको एक और इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ठीक है। तो बी ग्रेटेस्ट हो गया, तो ए जब बी से बड़ा है, ए जब सी से बड़ा है तभी ए सबसे बड़ा है। इसी तरीके से बी जब ए से बड़ा है और सी से बड़ा है तभी बी सबसे बड़ा है। सेम इसी तरीके से तीसरी कंडीशन चलेगी, ठीक है, सी के लिए। सी अगर ए से बड़ा है और सी बी से बड़ा है तभी सी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, क्लियर? अभी देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके, ठीक है। तो हमने 3 कंडीशन लिखी है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि हमने एल्स कंडीशन क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इफ़ फेल हुआ तो एल्स कंडीशन चल जाएगी अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने सपोज़ एल्स कंडीशन लगाई तो क्या होगा, कोई भी इफ़ फेल होगा तो एल्स में चला जाएगा, तो कोई भी फेल होगा और एल्स में चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हमको तो सारी कंडीशन चेक करवानी है, ठीक है। तो सारी कंडीशन चेक करवाने के लिए आपको सारे इफ़ अलग अलग लिखने पड़ेंगे। दिख रहा है, ये वाला पहला वाला इफ़ मैंने बिल्कुल अलग लिखा है और सेकंड वाला इफ़ बिल्कुल अलग है, ठीक है। मतलब पैरेंथेसिस सबके इंडिविजुअली क्लोज हो रहे हैं, सबके बाहर क्लोज हो रहे हैं, कोई किसी के अंदर नहीं क्लोज हो रहा है, ठीक है। लेकिन एल्स जो है वो इफ़ से जुड़ा हुआ होता है, अगर इफ़ फेल होगा तो एल्स चल जाएगा अपने आप। तो अगर यहाँ पर हम देखें इसको एग्जीक्यूट करके, तो सपोज़ मैंने डाल दिया 23 12 34, दिख रहा है, सी इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसमें से ए की वैल्यू 23 है, बी की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू 34 है। एक बार हम और एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ और वैल्यू डाल के देखते हैं। अब की बार हमने डाल दिया 67 4 और 32, दिख रहा है, ए इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। हमने
सी को चेक कर लिया हमने, ए को चेक कर लिया। अब बी वाली कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो अब बी की वैल्यू बड़ी डाल के देख लेते हैं। मतलब सपोज हमने 4 डाल दिया, फिर हमने 56 डाल दिया, फिर हमने 30 कुछ भी डाल दिया, सपोज हमने डाल दिया 20, तो दिख रहा है बी इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब तीनों कंडीशन सही काम कर रही हैं। ठीक है, पहले हमने ए को चेक कर लिया, फिर हमने बी को भी चेक कर लिया, फिर हमने सी को भी चेक कर लिया। मतलब तीनों की वैल्यूज़ अलग अलग, एक ही प्रोग्राम में अलग अलग वैल्यूज़ दे के देख लिया, हमारे तीनों कंडीशन सही काम कर रही हैं। ठीक है, क्लियर? हेलो हेलो, क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट इस वाले में? समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है ये याद रखना कि एंड जो है लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड के लिए हमेशा डबल एम्परसेंट साइन लगाया जाता है। सिंगल एम्परसेंट आप लगाएंगे तो वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर समझ लेगा, ये वाला। ठीक है, इसीलिए डबल एंड यूज़ किया जाता है। ये एक लॉजिकल ऑपरेटर एंड क्या करता है, एंड का काम ये है कि दोनों कंडीशंस को देखे सही है या नहीं है तभी अंदर जाने दे। ठीक है, अगर एंड की जगह पर आपने और लगा दिया तो कोई एक सही होगा तब भी चल जाएगा। तो अगर हम और लगा देंगे तो प्रोग्राम हमारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर एक सही है एक गलत है तब भाई जैसे ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, तब भी आपका प्रोग्राम चल जाएगा, तो आपका प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं ना कि सबसे बड़ा कौन है। तो अगर एक से बड़ा है एक से नहीं है और अगर आपका मैसेज आ रहा है कि इज ग्रेटेस्ट नंबर, तो प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, क्लियर? तो एक ठीक है, एक प्रोग्राम और देखते हैं ऑड इवन के लिए, इफ एंड एल्स के थ्रू। एंटर द वैल्यू टू चेक ऑड और द इवन नंबर। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से हम बी और सी को हटा देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन बनानी पड़ेगी, वही जो अभी हम टर्नरी ऑपरेटर में बना रहे थे। ए को हम मॉड करेंगे 2 से और चेक करेंगे 0, क्योंकि ऑड इवन में हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम मॉड यूज़ कर लें। मॉड मतलब रिमाइंडर निकाल लें, क्योंकि ऑड इवन जब भी हम चेक करते हैं तो हम एक ही तरीके से ये बता सकते हैं कि ऑड है या इवन है, वो रिमाइंडर से। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है किसी भी नंबर को डिवाइड करने से, अगर 2 से किसी नंबर को डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो हमेशा इवन नंबर होगा। ठीक है, नहीं तो फिर ऑड नंबर होगा। तो इस कंडीशन में हमें रिमाइंडर चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि कोशेंट तो हमेशा वेरी कर सकता है। अगर ऊपर और नीचे की वैल्यू वेरी कर जाएगी तो कोशेंट हमेशा वेरी करेगा, कभी 1 आ जाएगा, कोई 2 आ जाएगा, कभी 1.2 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। लेकिन ऑड इवन के केस में एक चीज़ कन्फर्म होती है कि अगर नंबर इवन है तो हमेशा रिमाइंडर अंत में 0 ही बचेगा। ठीक है, तो हमारी कंडीशन यही होगी कि जो हमारा नंबर है ए, अगर इसको हम मॉड कर दें 2 से और चेक कर लें उसकी वो 0 आ रहा है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा नंबर इवन है या ऑड है। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे इवन नंबर, और ये सारी कंडीशन हटा देंगे। और यहाँ लिख देंगे एल्स, यहाँ आ जाएगा ऑड नंबर और ये हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हम कंपाइल कर लेते हैं और इसको हम रन कर लेते हैं। तो हमको कह रहा है कि एंटर द वैल्यू टू चेक ऑड एंड इवन नंबर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू डाल देते हैं। हमने डाल दिया 3, दिख रहा है ऑड नंबर। दोबारा चेक कर लेते हैं कोई और नंबर डाल के। हमने डाल दिया 34 इवन नंबर। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? ये समझ में आया प्रोग्राम? हेलो
हेलो, क्लियर हो गया ये? ठीक है। तो ये समझ में आ गया इफ़ एल्स कैसे वर्क करता है। हेलो, 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 अच्छा अब क्लियर आ रही है? ठीक है। तो जो पिछला प्रोग्राम हमने किया था, तो अभी तक हम देख रहे थे इफ़ स्टेटमेंट, फिर हमने देखा इफ़ एल्स, फिर हमने देखा इंडिपेंडेंट इफ़ स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, तो सपोज हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी। हेलो, आवाज़ आ रही है ना? हाँ, तो फिर मैं ये बताऊँ कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट देखते हैं, सेम प्रोग्राम से देखते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेस्टेड इफ़ होता क्या है? नेस्टेड इफ़ का मतलब ये होता है एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ चले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूजर्स इनपुट करवा लेते हैं फिर से ए बी सी, फिर यहाँ पे बढ़ा लेते हैं वापस। हम क्या करते हैं यहाँ पर परसेंट डी, फिर परसेंट डी परसेंट सी, कंडीशन वापस चेक करवा लेते हैं। ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, फिर क्या नेस्टेड इफ होता क्या है, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ चलता है। ठीक है, एंड ऑपरेटर हट जाएगा और यहाँ चेक होगा, यहाँ चेक हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है नेस्टेड इफ। एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट चलता है। तो इसी तरीके फिर बी को चेक करेंगे, बी इज़ ग्रेटर देन ए। इसी तरीके से दोबारा चेक करेंगे, बी इज़ ग्रेटर देन सी। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर वापस क्लोज। ए ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ ए था, यहाँ बी है। इसी तरीके से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर रख देते हैं थर्ड कंडीशन। सी इज़ ग्रेटर देन बी, सी इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। फिर उसको हम कंपाइल कर लेते हैं, फिर उसको हम रन कर लेते हैं। हम वैल्यू डालते हैं 2 3 4, ठीक है, सी इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, कोई और वैल्यू डाल के देख लेते हैं। सपोज 4 3 6, फिर से वही वैल्यू डाल दी हमने। अब वैल्यू डाल देते हैं 12 3 4, दिख रहा है? तो सारी कंडीशंस पे सही काम कर रहा है, तो दिख रहा है। लेकिन इसमें हमारा जो इफ़ स्टेटमेंट है वो चेंज हो गया, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ चल रहा है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। ठीक है, कि पहला इफ़ सही होगा तभी दूसरा वाला एग्जीक्यूट होगा। सेम इसी तरीके से बी में है, पहला सही होना ज़रूरी है तभी अंदर जाएगा कंट्रोल। इसी तरीके से तीसरा वाला भी सही है, लेकिन इसको कहते हैं नेस्टेड।
नेस्टेड इसलिए क्योंकि एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ चल रहा है, और देखिए दूसरा वाला इफ़ अंदर ही बंद हुआ है, फिर बाहर वाला इफ़ बंद हुआ है, दिख रहा है? क्लियर? हेलो, आवाज़ आ रही है? क्लियर? ठीक है, ये समझ में आया? हेलो, ठीक है, तो फिर आज वाइंड अप करते हैं, यहीं तक रखते हैं। आज हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे, इफ़, नेस्टेड इफ़, और इसके अलावा हमने देखा टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, मैं इसका वीडियो भी शेयर कर दूंगा रात तक, तो आप फिर से इसको एक बार देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। हेलो, निहाल, सौरभ, शिवम, PHP के स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ चुके हैं? ठीक है, तो बस 2 मिनट के अंदर मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहे हैं, तो एक बार वो सेटल हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, ओके।
हेलो, सभी आ चुके हैं? हेलो, सब आ गए? शिवम, सौरभ, सौरभ सिंह, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है,